अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का हमारे फ़िज़िक्स के न्यू चैप्टर नंबर 8th इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम उर्दू में बरक़े सुकूनी कहते हैं, इसके वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर आप सभी स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तारुफ़ कराया था। और हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म हो, और यहाँ से जो हमारे अब चैप्टर है 5 चैप्टर जो है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म पर है, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म जो होता है इसके अंदर हम स्टडी ऑफ चार्ज यानी चार्ज के बारे में क्या करते हैं, मुताला करते हैं। तो उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म को हम जनरली 3 हिस्सों में क्या कर देते हैं, वहाँ पर कैटेगराइज कर देते हैं: इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज़्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो हम सबसे पहला इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट, ये हम इस पर 2 चैप्टर है हमारे, ये हम देखने वाले हैं। फिर हम मैग्नेटिज़्म पर बात करेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन पर बात करेंगे, एसी अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे थे। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको समझाया था कि जब चार्ज रेस्ट में होते हैं, हालत सुकून में होते हैं, तब हम उनका जब मुताला करते हैं तब वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब चार्ज हमको पता है कि ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, चार्ज बॉडी कब होती है, इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से। ये भी आपको 11th में पढ़ा दिया गया था। जब एक बॉडी पर से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही शेयर होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो मदारों में होते हैं वहाँ पर उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके ऊपर कम होती है। प्रोटॉन जो होते हैं वो मरकज़े में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मदारों में होते हैं, इसलिए वो आसानी से क्या होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या होते हैं, शेयर होते हैं। जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है बॉडी, जिस पर से चार्ज जाते हैं और वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये हमने सब 11 के अंदर इसका हमने डीप में मुताला किया था। हमने चार्जेस के बारे में उसकी पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी आपको चार्जेस की हमने खुसूसियात बताए थे कि चार्जेस 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में होते हैं, ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तब उनके दरमियान में कुव्वत कशिश या कुव्वत दिफा क्या होती है, पैदा होती है। अगर एक जैसे नेचर के चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो उनके दरमियान में कुव्वत दिफा पाई जाएंगी। ठीक है, या पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो अब उनके दरमियान में बरक़ी सुकूनी कुव्वत कशिश पाई जाती है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास में कोलम का कानून भी है। तो चलिए यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट्स को लिखा हूँ, यहाँ पर हमने थोड़ा सा तारुफ लिखे है कि हमने 11 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट 2 कानून आते हैं हमारे पास में, जिसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर भी जिक्र किया था। एक है कोलम लॉ और दूसरा है गॉस लॉ। ये गॉस लॉ और कोलम लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे यहाँ से चैप्टर है उसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक है हमारे पास में गॉस लॉ और दूसरा है हमारे पास में कोलम लॉ। तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको गॉस लॉ का भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि गॉस लॉ जो है वो हमको बरकी बार और बरकी मैदान की बरकी शिद्दत के दरमियान ताल्लुक़ देता है। उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ जिस्म के बॉडी के ऊपर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी बरकी शिद्दत मालूम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि सर इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं। यहाँ पर सिंपल डिफिनेशन है, सिंपल इक्वेशन आपको याद रखना है, सीधा सीधा आपको सिर्फ गॉस लॉ याद रखना है। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको गॉस लॉ, मैंने यहाँ लिखा हुआ हूँ। आपको पता है कि किसी भी बॉडी का जब किसी बॉडी को बरकाया जाता है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है यहाँ पर, ठीक है, ये बॉडी है, इसको हमने बरकाया यानी इसको हमने चार्ज किए ये बॉडी को। ठीक है, अब चार्ज किए तो क्या होगा, ये बॉडी को हमने चार्ज किए तो जो बॉडी के चार्ज है वो कहाँ पर आ जाते हैं, इस बॉडी के सरफेस पर आ जाते हैं, बॉडी की सतह पर आ जाते हैं। तो हमने बॉडी को चार्ज किया था, चार्ज करने की वजह से क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर क्या आ गए, बरकी बार आ गए, यहाँ पर चार्ज आ गए। ठीक है, तो ये बॉडी अब क्या होगी, चार्ज होगी। तो अब ये बॉडी पर जैसी बरकी बार आ जाते हैं इसकी सतह पर, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, बरकी मैदान। ठीक है, और बरकी मैदान की जो इंटेंसिटी होती है, बरकी मैदान की जो हिद्दत होती है, वो उसका जो सेट होता है
बरकी मैदान की जो हिद्दत होती है, यहाँ से निकलेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली, हर नुक्ते से क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिलेंगी। तो ये तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है मैं इसको बता रहा हूँ कि कॉलम लॉ क्या बोलता है हमको, कि अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तब उस बॉडी के अतराफ में बरकी मैदान तैयार हो जाता है। तो उस बरकी मैदान की वजह से यहाँ पर जो फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके मसावी होता है, किसके इक्वल होता है, ये तमाम बरकी बार और खला की परमिटिविटी, जो भी जहाँ पर हमारा ये मौसिर रखा हुआ है, समझ लो ये खला में रखा हुआ है या एयर के अंदर है, तब उसकी परमिटिविटी क्या रहेंगी, एप्सिलॉन नॉट रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर गॉस लॉ को हम ऐसे बयान कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी बरकी मैदान का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बरकी बार और एप्सिलॉन नॉट के तनासुब की क्या होता है, मसावी होता है, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की क्या होता है, फ्लक्स इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन जो है इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये इक्वेशन इतनी बेस्ट है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो आगे के जो 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ पर से पूछे जाते हैं, तो आप इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है हमको, बरकी मैदान का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उर्दू में इसको बरकी निफास कहा जाता, तो बरकी मैदान का बरकी निफास किसके मसावी होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के मसावी होता है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है ये खला की या हवा की क्या है, परमिटिविटी है, हमारा मौसिल हवा या खला में रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये किसी दूसरे मीडियम में रखा हुआ है, पानी में रखा हुआ है, तो यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर के आ जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं फिर, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो के यहाँ पर हमको ये बताएंगे कि ये कौन से मीडियम में है, तो वास्ता अगर चेंज हो जाए तो यहाँ पर के की वैल्यू आ सकती है, लेकिन हवा या खला के लिए के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, इसलिए हम यहाँ के को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गॉस लॉ, इसको आपको याद रखना है कि किसी भी बरकी मैदान का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, बरकी निफाज होता है, वो उस बॉडी के ऊपर मौजूद चार्ज और हवा की या खला की परमिटिविटी के तनासुब के मसावी होता है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम फ्लक्स की अगर डिफिनेशन देखें, जो अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी बॉडी को बरकाया जाता है तो उसके अतराफ बरकी मैदान तैयार होता है। तो ये जो बरकी मैदान तैयार होता है, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर क्रिएट होता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसकी डिफिनेशन अगर हमको बनाना है, ये तो गॉस लॉ है यहाँ पर लिखा हुआ, अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसकी अगर हमको तारीफ बयान करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। ई यानी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम बरकी हिद्दत कहते हैं। क्या कहते हैं, बरकी हिद्दत या बरकी शिद्दत भी कहते हैं। तो ये ई पर डिपेंड करता है, और जो हमारी बॉडी है उसके रकबे पर डिपेंड करता है। यहाँ डी एस क्या है, रकबा है। यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया गया, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर ये हमको डिफाइन करता है कि ये पूरे बॉडी की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये पूरी बॉडी का क्या है, रकबा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये जो फ्लक्स है इसकी तारीफ हम ऐसी बयान कर सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी जिस्म का, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बरकी मैदान की शिद्दत और जो बॉडी है उसके रकबे के डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, मसावी होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था इसको, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर इसके स्केलर प्रोडक्ट हम यहाँ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ई और डी एस के दरमियान में क्या होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, गैर सिमती क्या होता है, हासिल ज़रब होता है। तो ये जो फ्लक्स होता है किसी भी बरकी मैदान का, जो बरकी निफाज होता है, वो किसके मसावी होता है, उस बरकी मैदान की बरकी शिद्दत और उस बॉडी के रकबे के गैर सिमती हासिल ज़रब की क्या होता है, ये हमेशा मसावी होता है। तो ये यहाँ पर गॉस लॉ है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है, इक्वेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। यहाँ पर इंटीग्रेशन ये पूरे बॉडी के लिए है। अगर हम किसी एक पॉइंट के लिए अगर देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी यहाँ पर ई, और इस पॉइंट का रकबा डी एस। तो ये होगा एक पॉइंट के लिए। अब हमको अगर पूरे बॉडी के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो अब ये इंटीग्रेशन जब हम लगा देते हैं ई इंटू डी एस के सामने, तो ये इंटीग्रेशन बताता है कि पूरे बॉडी का फ्लक्स है। सारी बात समझ में, ये पूरे बॉडी का क्या है, फ्लक्स है। अब गॉस लॉ क्या कहता है कि ये जो फ्लक्स होता है, ये किसके मसावी होता है, बरकी बार
और खला की परमिटिविटी के तनासुब के मसावी होता है। तो ये गॉस लॉ हो गया और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन हो गई। ये दो डिफिनेशन या ये दो इक्वेशन आप अगर याद रखते हैं तो आप यकीन मानिए आगे के जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पर जोर दे रहा हूँ कि अगर आपको ये दो बातें अगर अच्छे से समझ में आ जाती है तब आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो एप्लीकेशन आने वाले हैं गॉस लॉ के वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप घर पर है, घर पर अगर आप आज समझना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो मैंने यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिख दिया हूँ। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हमको वही मिलने वाला है। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, इंटीग्रेशन पूरे के लिए, पूरे बॉडी के लिए। ठीक है, ऐसा ही निज़ाम में उसका यूनिट भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम या वोल्ट मीटर भी क्या होता है, इसका यूनिट होता है। यहाँ इसका डायमेंशन लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, ये सिर्फ मैंने यहाँ लिखा है सी ओनली, यानी आपको इसका मुताला करना है, इसको आपको जहन में रखना है। ये इसके ताल्लुक से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ये एक पेज और ये दूसरे पेज को, तो यकीन मानिए आगे के जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर से इसी पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ बरकी सुकूनी के लिए गॉस का कानून लिख दिया गया। मैंने अभी बताया आपको कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, मसावी होता है। अब हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब इस कानून का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, ये कानून कहाँ पर हमको फ़ायदा पहुँचाता है, कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ की मदद से हम कुछ पता कर सकते हैं। तो देखिए हम गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ मैं यहाँ लिखा हुआ है, जस्ट आपको पढ़ना है, आगे इसके यही एप्लीकेशन आपको आगे क्वेश्चन की शक्ल में देखने को मिलेंगे। तो पहला एप्लीकेशन इसका ऐसा है कि अगर यकसा अंदाज में बरकाए हुए कुर्रवी इस तरह से अगर कोई आपके पास में कुर्रा है, कुर्रवी जिस्म है, तो कुर्रवी सतह के अतराफ तैयार होने वाले बरकी मैदान की हिद्दत, यानी यहाँ की अगर कुर्रवी जिस्म है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ये कुर्रवी जिस्म है, अगर ये बॉडी है कुर्रवी, अगर इसको बरकाया जाए बरकी बार से, तब बरकी मैदान की जो बरकी शिद्दत होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका फार्मूला क्या रहेगा, ये हम गॉस लॉ की मदद से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। इसी तरह दूसरा एप्लीकेशन है गॉस लॉ का कि अगर बरकाए हुए इंतहाई तवील सीधे मौसिल तार के अतराफ, अब यहाँ पर जो मौसिल है वो कुर्रवी नहीं है, वो एक स्ट्रेट क्या है हमारे पास में तार है। ठीक है, जो कि बहुत तवील, इंतहाई तवील है, बहुत लंबा है। ठीक है, इनफाइनाइट है। तब इसके अतराफ में बरकी शिद्दत क्या होंगी, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, बरकी शिद्दत के लिए ज़ाब्ता खस करना है। यहाँ पर हमारा जो तार है वो इंतहाई क्या है, तवील है, बहुत लंबा क्या है, तार है। उसके अतराफ अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है तो हम गॉस लॉ की मदद से, गॉस लॉ आपको पता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरा एप्लीकेशन ये है गॉस लॉ का, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बरकाए हुए बेइंतहाई बड़े मुस्तवी नुमा चादर के अतराफ, एक हम पेपर लेंगे, मुस्तवी लेंगे, अगर उसको बरकाया जाए बरकी बार से, तब उसके अतराफ जो बरकी मैदान तैयार होगा, तब हम उसकी बरकी हिद्दत को भी क्या कर सकते हैं वहाँ पर, जैसे ये पेपर है, ये पेपर है। ठीक है, ये पेपर पर बरकी बार है, समझ लो इसको बरकी बार से क्या है, ये पेपर को, ये पूरा पेज है, इसको बरकी बार से बरकाया गया है। तो इसके अतराफ में जो बरकी मैदान तैयार होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मौसिल का कंडीशन, मौसिल की शक्ल चेंज हो रही, यहाँ पर मुस्तवी की शक्ल में मौसिल है, यहाँ पर एक लंबे तार की शक्ल में मौसिल है, यहाँ पर कुर्रे की शक्ल में क्या है हमारे पास में, मौसिल है। तो यही 3 एप्लीकेशन आगे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। यहाँ पर अब कोलम लॉ लिखा हुआ है, ये भी मैंने आपको 11 में पढ़ा लिया था कि अगर दो यकसा बरकी बार है, सेम नेचर के है, तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रेस्ट में है दोनों भी ये। ठीक है, लेकिन सेम नेचर के है तो कुव्वत दिफा पैदा होंगी इनके दरमियान में, अगर अलग अलग नेचर के है तो कुव्वत कशिश इनके दरमियान में पैदा होती है। तो कोलम लॉ भी आपको पता है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ होता है वैसी तरह से कोलम लॉ भी होता है। तो कोलम लॉ क्या बोलता है हमको कि दो बरकी बारों के दरमियान में, जब दो बरकी बार हालत सुकून में हो, तब उनके दरमियान में जो कुव्वत कशिश या कुव्वत दिफा पैदा होती है, ये एफ, ये हमेशा बरकी बार, ये दोनों बरकी बारों के हासिल ज़रब के साथ रास्त तनासुब में होती है, और यही कुव्वत दोनों बरकी बारों के दरमियानी फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। ठीक है, अब आपको पता है जब भी तनासुब हटेगा तो यहाँ से क्या होता है, एक कांस्टेंट निकल कर बाहर आता है, और ये जो कांस्टेंट होता है बरकी सुकूनी कुव्वत के दरमियान, हमारा जो
कांस्टेंट होता है, इसकी कीमत हमेशा क्या होती है, ये याद रखिए आप, 1/4πε0। ठीक है, वहाँ पर हमारे ग्रेविटेशनल लॉ में यहाँ जी होता है, यहाँ M1 M2 होता है, ठीक है नहीं, तो वहाँ पर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर एफ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। के जो होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांस्टेंट होता है, तो ये के की जो कीमत है ये क्या होती है, 1/4πε0 हमेशा। तो ये फार्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हो गया बरकी-सुकुनी के लिए कॉलम का कानून, बरकी बारों के लिए कॉलम का कानून। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये हमारा देखिए यहाँ से गॉस लॉ, ये अब यहाँ से हमारा सिलेबस क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ से ही याद करना है, लेकिन ये पेज को सिर्फ जस्ट पढ़ना है जो मैंने 3 पेज लिखा हूँ। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूँ, हमने कसाफत के बारे में पढ़ा था, बरकी कसाफत। आपको अगर याद होगा तो आप 11 का बुक खोलिए, उसको पढ़िए। बरकी कसाफत हमने देखे थे कि अगर किसी जिस्म कोई जिस्म है इस तरह से, अगर इसको बरकी बार से क्या किया जाता है, बरकाया जाता है, तो क्या होता है, ये बरकी बार से जब बरकाया जाता है तो इसके अतराफ में क्या हो जाता है, बरकी मैदान तैयार हो जाता है। ठीक है, बरकी मैदान तैयार कब होता है, जब ये बरकी बार क्या होते हैं, इस सतह के अंदर, इस बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से तकसीम हो जाते हैं। ठीक है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, आप तारीफ आपको पता ही होंगी कि जब किसी जिस्म को बरकी बारों से बरकाया जाता है तब तमाम बरकी बार उस जिस्म में क्या होते हैं, तकसीम हो जाते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, बरकी कसाफत कहते हैं। ठीक है, सही है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं हम उसको, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने 3 तरह से बताए थे आपको, इंटेंसिटी 3 तरह की होती है, एक बरकी खती कसाफत होती है, दूसरी बरकी सतही कसाफत होती है, तीसरी बरकी हजमी कसाफत होती है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमारे को बरकी खती कसाफत का भी काम पड़ने वाला है, बरकी हजमी कसाफत का भी काम पड़ने वाला है, और बरकी सतही कसाफत का भी हमको क्या काम यहाँ पर पढ़ने वाला है। तो तीनों डिफिनेशन आपको पता है, उसमें हम टाइम पास यहाँ नहीं करेंगे, वो तीनों डिफिनेशन आप एक बार आपके 11 के बुक में देख लीजिए, बरकी खती कसाफत, बरकी सतही कसाफत और बरकी हजमी कसाफत। ये तीनों डेफिनेशन आपको अगर याद है, बस देखिए इसका की पॉइंट बोल रहा हूँ मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है आपको बड़ा लगेगा, लेकिन इसका की पॉइंट ये है कि अगर आपको बरकी कसाफत की डेफिनेशन याद है और आपको कॉलम लॉ याद है तो समझ लो ये आपका क्या हो गया, ये सवाल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और ये 3 नंबर के लिए, 3 से 4 नंबर के लिए क्वेश्चन क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब गॉस के एप्लीकेशन ही हमारे को पढ़ना है। ठीक है, गॉस लॉ की देखिए यहाँ सवाल लिखा हुआ है, गॉस के कानून का इस्तेमाल करके यकसर तौर पर बरकाए हुए कुर्रवी सतह। अब यहाँ पर याद रखना है आपको एग्जाम में, गॉस का कानून बार बार पूछा जाएगा, गॉस के कानून की मदद से ये कीजिए ये कीजिए, लेकिन यहाँ पर आप बताइए मुझे कौन सी बॉडी दी गई आपको, कुर्रवी दी गई, स्पेरिकल बॉडी दी गई, स्पेरिकल सरफेस आपको दिया गया। ठीक है, तो डायग्राम जाहिर सी बात है कौन सी बनेगी, स्पेरिकल सर्कल ही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, दायरे में सर्कल स्पेयर में फ़र्क रहता है, समझ में, दायरा अलग होता है, स्पेयर अलग होता है। स्पेयर बोले तो पूरा गेंद जो होती है हमारी, वो उसको बोलेंगे हम स्पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे को बॉडी दी गई है जो कि कौन से शेप में है, स्पेरिकल शेप में है, स्पेरिकल उसका सरफेस है। तब अब यहाँ पर मौसिल समझ लो आप कि स्पेरिकल सरफेस की शक्ल में हमको मौसिल दिया गया है। अब उसके अतराफ में तैयार होने वाली बरकी मैदान की बरकी हिद्दत या बरकी हद्दत के लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता अखज़ करना है। बरकी हिद्दत मालूम कीजिए या उसके लिए ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। तो चलिए मैं आपको डायग्राम से यहाँ समझाता हूँ। सबसे पहले बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक पेन से जो राउंड किया हुआ है, ये हमारा स्पेरिकल सरफेस है, ये स्पेरिकल बॉडी है। ठीक है, कुर्रवी जिस्म है, ये है हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किए, इसको बरकी बार से बरकाए, यहाँ पर मैं क्यों लिखना भूल गया। अब एक बरकी बार से हमने क्या किए, इसको बरकाए, ये बॉडी थी हमारी। ठीक है, अभी ये ध्यान में रखिए आप, ये बॉडी है, इसको हमने क्या किए, इसको चार्ज किए हमने। ठीक है, इसको हमने चार्ज दिए, तो अब क्या होगा आपको पता है कि इसके पूरे सरफेस पर ये जो कुर्रवी बॉडी है या कुर्रवी जिस्म है, इसकी सतह पर क्या हो जाएंगे, बरकी बार फैल जाएंगे। बरकी बार अभी हमने आपको तारीफ बताया बरकी कसाफत की कि जब किसी जिस्म को बरकी बार दिए जाते हैं तो तमाम बरकी बार उस जिस्म में क्या होते हैं, मसावी तौर पर, एक जैसे तौर पर क्या होते हैं, तकसीम हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं,
चार्ज डेंसिटी कहते हैं, बर्की कसाफत कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम किया गया, एक कुर्रवी बॉडी ली गई, एक स्पेरिकल बॉडी ली गई, उसको बर्की बार से बरकाया गया। तो यहाँ पर क्या हो गए, इस पर बर्की बार, मुस्बत बर्की बार से हमने इसको बरकाया, इसलिए सारे बर्की बार कहाँ पर आ गए, इस कुर्रवी मौसिल के सरफेस पर आ गए। अब जैसे ही आपको पता है कि जब ये मौसिल पर बर्की बार आ जाते हैं तो इस मौसिल के अतराफ में क्या क्रिएट होगा, इस मौसिल के अतराफ में क्रिएट होगा बर्की मैदान। ठीक है, क्या क्रिएट होगा, बर्की मैदान क्रिएट होगा। अब बर्की मैदान क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ बर्की मैदान की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी। ठीक है, इस पॉइंट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है, इस पॉइंट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर ला तादाद, यहाँ से इस पॉइंट से क्या होगा, इस हर नुक्ते से, इस सरफेस के हर नुक्ते से क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ ही बताया आपको, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई गई है एरो से, ये क्या है, इस सरफेस के ऊपर से निकलने वाली बर की शिद्दत है। और इसी बर की शिद्दत के लिए, तमाम बर की शिद्दत को अगर हम जोड़ दें इंटीग्रेशन से, तो इसके लिए हमको क्या करना है, बर की शिद्दत के लिए हमको ज़ाब्ता अखज़ करना है। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, कुर्रवी मौसिल है, कुर्रवी सरफेस है हमारा, कुर्रवी सतह है, इसको हमने मुस्बत बरकी बार से बरकाए, तो इसकी सतह पर क्या हो गया, बरकी बार आ गए। इनके बरकी बार के आने की वजह से यहाँ बरकी मैदान तैयार हो गया। अब बरकी मैदान तैयार होने की वजह से यहाँ, बरकी मैदान जब भी तैयार होता है तो वहाँ पर क्या होती है, बरकी शिद्दत होती है, बरकी हद्दत होती है, जिसको हमने ई से जाहिर की है। तो इस मौसिल से जितने भी बाहर की तरफ खत खींचेंगे हम, तो हमको क्या मिलेंगी, वहाँ पर बरकी शिद्दत मिलेंगी। तो ये तमाम बरकी शिद्दत के लिए हमको क्या करना है, एक फार्मूला बनाना है, एक ज़ाब्ता बनाना है, जो कि हमको यहाँ पूछा गया कि स्फेरिकल सरफेस के अतराफ तैयार होने वाले बरकी मैदान की बरकी हद्दत के लिए क्या कीजिए, या उसकी कीमत मालूम कीजिए, या उसके लिए फ़िक्र अखज़ कीजिए, ऐसा सवाल है। तो यहाँ देखिए कुर्रवी मौसिल है, ठीक है, इसका निस्फ कुत्र हमने कंसीडर करे क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, और ये वाला जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है, ये जो है, ये मौसिल नहीं है हमारा, मौसिल तो ये है, बॉडी तो ये है, इसके अतराफ में क्या हुआ, ये बरकी मैदान तैयार हुआ। अब जैसा मौसिल रहेगा उसका साया उसी तरह से गिरेगा, जैसे साये की बात करते हैं हम शेडो की, अगर इंसान खड़ा हुआ है तो इंसान का साया गिरेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बॉडी है, स्पेरिकल बॉडी है, तो इसके अतराफ में बरकी मैदान भी कैसा रहेगा, इसी शेप में रहेगा। तो रेड कलर से जो आपको यहाँ डॉट डॉट करके स्पेरिकल बताया गया, यहाँ पर ये डॉट डॉट करके जो स्पेयर बताया गया, ये क्या जाहिर कर रहा है, ये बरकी मैदान को जाहिर कर रहा है। और ये बरकी मैदान की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमारा जो कुर्रा है उसका निस्फ कुत्र आर है। अब ये जो बरकी मैदान क्रिएट हुआ इस तरह से, इसका जो रेडियस है सेंटर से, वो क्या है, स्मॉल आर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर सरफेस है, जो बाहर की तरफ है, जो हमने इमेजनरी तौर पर यहाँ ड्रॉ किया, तो उस पर हम एक नुक्ता पी कंसिडर करते हैं। ये वाला जो सरफेस है ना, रेड वाला, इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। आ रही बात समझ में, ये जो हमारा इमेजनरी जो सरफेस होता है, ख्याली तौर पर जो हमने यहाँ पर एक सरफेस बनाया इस मौसिल के अतराफ में, तो ये वाला जो सरफेस है, इसको कौन सा सरफेस कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। और एक बात याद रखिए कि जो गॉस लॉ होता है ना, वो हमेशा क्लोज बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है। सारी बात समझ में, जैसा यहाँ पर हमने जो बॉडी ली है, क्लोज बॉडी है, इस तरह से क्लोज बॉडी है। अगर ये बॉडी इस तरह से खुली रह रही है, ऐसे ये क्लोज है। ठीक है, अगर ये खुली बॉडी थी, ऐसा खुला हुआ है यहाँ से इसका हिस्सा, तो यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं होता है। गॉस लॉ हमेशा बंद सतह के लिए, क्लोज सरफेस के लिए ही होता है। सारी बात समझ में, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर लिख के भी दिया हुआ है, आप देखकर भी इसको, ये कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ समझाने की वजह से यहाँ पर हमारा वीडियो बढ़ जा रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको समझ लेते हैं नोट से, मैंने आपको बता दिया ये मौसिल है, उसके अतराफ में ये क्या हुआ, एक बरकी मैदान तैयार हुआ। और बरकी मैदान के हर नुक्ते पर हमको क्या मिलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेंगी, जो कि बाहर की तरफ क्या रहेगा, उसका डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो गॉसियन सरफेस है या ख्याली हमारा जो स्फीयर है, इस पर हमने एक नुक्ता पी कंसिडर किए। इस नुक्ता पी का जो रकबा है छोटा सा, वो क्या है, ds है। इस नुक्ता पी पर अमल करने वाली जो बरकी शिद्दत है वो ई है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट कंसिडर किए गॉसियन सरफेस पर। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की मदद से पूरे गॉसियन सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम आपको पढ़ के बता देते हैं। यहाँ से देखिए, फर्ज कीजिए कि एक कुर्रवी जिस्म का निस्फ कुत्र आर है। ठीक है, हमारा मौसिल ये है, ब्लैक वाला आर है। इस जिस्म को क्यू मुस्बत बरकी बारों से बरकाया गया।
ये तमाम बरकी बार जिस्म की बैरूनी सतह पर यकसा तौर पर तकसीम हो जाते हैं। ठीक है, तकसीम हो जाते हैं। फिर इसलिए इस जिस्म की बरकी सतही कसाफत दर्ज झैल है। जैसे कि हमने 11 में पढ़ा था, आपको पता ही है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि बरकी कसाफत हम पढ़ चुके हैं 11 के अंदर। तो देखिए यहाँ पर बरकी सतही कसाफत का हमको काम पढ़ा है। तो बरकी सतही कसाफत क्या होती है? बरकी बार बटे सतह का रकबा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बरकी सतही कसाफत को हम सिग्मा से जाहिर करते हैं। बरकी बार हमारा क्यू है और कुर्रे का रकबा हमेशा क्या होता है? 4πr²। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया? सतह रकबे की कसाफत बरकी बार हमारा क्यू रख दिए। तो हमारे पास फार्मूला मिल गया हमको, बरकी सतही कसाफत की मदद से ये फार्मूला मिला, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr²। 4πr² जो है ये हमारा कुर्रवी सतह है उसका क्या है? हमारा रकबा है। यही आपको याद रखना है। अगर ये याद आप रख लेते हैं तो समझ लो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? देखो क्यू निकालना है हमको, क्यू की वैल्यू निकालना है। तो ये 4πr² तकसीम में है, तो ये कहाँ चले जाएगा? सिग्मा के पास ज़रब में चले जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ज़रब 4πr²। तकसीम का इधर चले गया तो इधर क्यू बचा, तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिला? सिग्मा ज़रब 4πr²। यानी यहाँ पर हमको बरकी बार की कीमत मिली। ठीक है, बरकी कसाफत से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको आप रख दीजिए। अब यहाँ पर ये इक्वेशन को, ये हमने बहुत आसानी से हमने इसको निकाल लिया। अब देखिए फर्ज कीजिए कि एक जिस्म हवा या खला में रखा हुआ है, तब गॉस के कानून के मुताबिक, गॉस का कानून लिख दिया गया है, अभी हमने बयान किए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अब खला के लिए K की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1, इसलिए हम यहाँ पर K इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? खला या हवा में है तो K इक्वल्स टू 1। तो ये फाई इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो Q यहीं रहने दो, एप्सिलॉन नॉट तकसीम में इधर ज़रब में चले जाएगा। तो ये मिलेगा हमको Q इज इक्वल टू, ये इधर चले जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। अब यहाँ पर Q की वैल्यू हमको मिली, यहाँ पर हमको Q की वैल्यू मिली। अब क्या करेंगे? हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वल कर सकते या इन दोनों का मवाजना कर सकते। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी Q की वैल्यू है, ये भी Q की वैल्यू है, तो एक जगह पर Q की वैल्यू ये रहेंगी इज इक्वल टू एक जगह पर Q की वैल्यू ये रहेंगी। तो हमारी अगली इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते, मसावात 1 और 2 का मवाजना करने पर, ये देखिए मसावात 1 और 2 का मवाजना करने पर, तो यहाँ मसावात 2 की एक साइड लिखी हुई है और यहाँ पर मसावात 1 की लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। यहाँ मसावात 2 की लेफ्ट हैंड साइड है, ये मसावात 1 की लेफ्ट हैंड साइड है। दोनों को हमने इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों भी Q है। ठीक है, यहाँ से हमने फाई की वैल्यू निकाले, तो ये एप्सिलॉन नॉट जो ज़रब में था, तो ये पूरी इक्वेशन की क्या होगा? तकसीम में चले जाएगा। तो हमको फाई इज इक्वल टू मिलेगा सिग्मा इंटू 4πr², ये ज़रब में था तकसीम में आ गया एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन 3 हो गई। यानी हमको जो कुर्रवी मौसिल है हमारा, तो उसके अतराफ में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो हमको मिल चुका है। फाई यहाँ पर लिखा हुआ है, कुर्रवी मौसिल के अतराफ तैयार होने वाले बरकी निफाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये फार्मूला क्या करता है? जाहिर करता है। ठीक है, अब आगे चलिए, जो ये तो हो गए हमारे सर्कल की बात, जो हमने मौसिल बनाए थे, ये ऐसा मौसिल जो बनाए थे उसके लिए हमने फ्लक्स पता कर लिए। अब उसके अतराफ में क्या है? गॉसियन सरफेस है। अब ये गॉसियन सरफेस पर हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ज़ाब्ता खस करना है। अब हम गॉसियन सरफेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, फर्ज कीजिए कि कुर्रवी जिस्म के मरकज से स्मॉल r फासले पर, यहाँ पर देखिए इसका फासला जो था, ये डायग्राम में मरकज से ये गॉसियन जो सरफेस है हमारा, ख्याली तौर पर जो हमारा यहाँ पर हमने बरकी मैदान कंसीडर किए, गॉसियन सरफेस कंसीडर किए, इसका रेडियस क्या है? यहाँ पर स्मॉल r है। अब इसकी बात करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बोला। ठीक है, तो उसका मरकज से फासला क्या है? स्मॉल r है। ठीक है, और स्मॉल r फासले पर एक नुक्ता हमने वहाँ क्या किए? P कंसीडर किया। आप डायग्राम में देखिए P कंसीडर किया हमने, वहाँ पर एक नुक्ता P है। इस नुक्ता P पर बरकी हिद्दत भी हमने E बताए। ठीक है, और इस नुक्ता P का छोटा सा रकबा ds है, ये भी आपको हमने डायग्राम में बताया। ठीक है, तब इस नुक्ता P पर बरकी निफास फाई दर्ज झैल होगा। हमने आपको इससे पहले डिफिनेशन बताया कि जो फाई होता है वो किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू सतह का रकबा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सतह के रकबे के हासिल ज़रब को हम क्या कहते हैं? बरकी निफास कहते हैं। तो नुक्ता P के लिए बरकी निफास क्या रहेगा? A इंटू ds। ठीक है, अब हमको क्या करना है यहाँ पर? अब हमको पूरे कुर्रवी मौसिल के लिए निकालना है। अभी
ये तो हमने सिर्फ एक नुक्ता P के लिए निकाले अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मुझे पूरे सरफेस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारी जो इक्वेशन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए बर्क की कुर्रवी सतह के तमाम नुकात पर, अब एक नुक्ता नहीं लेना है, पूरे तमाम नुकात पर बर्क की हिद्दत यकसा होती है। अब देखिए यहाँ से जो रेडियस रहेगा स्मॉल r, वो सबके लिए कैसा रहेगा, गॉसियन सरफेस में हर नुक्ते के लिए सेम रेडियस रहेगा। तो सेम रेडियस रहेगा तो हर नुक्ते पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेंगी वो भी कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, यकसा होती है, इसलिए हमने यहाँ लिखे कि वो यकसा होती है, सेम होती है। इसलिए पूरी सतह के लिए जो बर्की निफाज रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, इसी टर्म को हम इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन पूरे के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये फाई जो था इसके सामने इंटीग्रेशन लग गया, ये इक्वेशन के सामने भी क्या लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा। अब ये जो इंटीग्रेशन में आप बार बार देख रहे होंगे सर्कल है, तो ये सर्कल मैंने अभी आपको बताया कि जो गॉस का जो कानून है वो क्लोज सरफेस के लिए ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है इसको पढ़ा जाता है क्लोज इंटीग्रल। क्या पढ़ा जाता है इसको, क्लोज इंटीग्रल। इंटीग्रेशन ये है, ये भी इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा सर्कल हम ये इसलिए लगा रहे कि पूरी क्लोज बॉडी के लिए क्या है, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर यही इक्वेशन को सिर्फ इंटीग्रेशन लगाया गया पूरे जिस्म के लिए, सिर्फ नुक्ता P के लिए फ्लक्स निकला। अगर पूरे सरफेस के लिए, पूरे गॉसियन सरफेस के लिए अगर हमको अगर फ्लक्स पता करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन के दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। अब हम कंसीडर करते हैं हमने इंटीग्रेशन लगा दिए, तो ये हो गया पूरे बॉडी के लिए फ्लक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने यूज किए, तो ये पूरे बॉडी के लिए जो फ्लक्स रहेगा किसके मसाइल रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा क्यों आता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है नुक्ता P पर, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ ही है। ठीक है, और जो ये रकबा है ds, इसका भी डायरेक्शन किधर होता है, इसी तरफ होता है। यानी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये जो छोटा सा रकबा है ds, इनके दरमियान में बनने वाला क्या है, जाविया थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस थीटा क्यों लिया जाता है, साइन थीटा क्यों लिया जाता है, इस पर हम अगर डिस्कस करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको बस यहाँ ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, रकबा जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही लाइन पर है, तब इनके दरमियान में जो एंगल क्रिएट होगा थीटा, वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एस। अब साथ में क्या लिखना है आपको यहाँ पर, कॉस थीटा। अब थीटा जो है वो आपको अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड E और डी एस दोनों एक ही सिमत में एक ही खत पर होते हैं, इसलिए इनके दरमियान जो जाविया थीटा होता है वो कितना होगा, सीफर होगा। तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक ही लाइन पर है, दोनों का एक ही डायरेक्शन है, इसलिए उनके दरमियान का एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। इसलिए कॉस 0 जो होता है, थीटा जो 0 रहेगा, तो थीटा अगर 0 रखते हैं हम तो कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कॉस थीटा की क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एस। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो गया यहाँ पर, 1 हो गया। अब देखिए, अब डायग्राम की बात करें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जो रहेंगी हर पॉइंट पर वो कैसी रहेंगी, एक जैसी रहेंगी, क्योंकि ये जो यहाँ पर मौसिल है ये कैसा है, हमारा कुर्रवी है। इसका जो रेडियस रहेगा स्मॉल r, वो हर नुक्ते के लिए सेम है। हर स्मॉल r नुक्ते पर जो भी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी मिलेंगी, हमको एक जैसी मिलेंगी। तो यहाँ पर जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो कुर्रवी मौसिल के लिए मुस्तकिल है, एक जैसी है। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मुस्तकिल को इंटीग्रेशन से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन में E रहेगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा फ्लक्स। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से E को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि E क्या है, मुस्तकिल है। हर नुक्ते पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी रहेंगी, गॉसियन सरफेस में सेम रहेंगी। इसलिए यहाँ पर E कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया गया। इंटीग्रेशन लगेगा सिर्फ रकबे को, ds को, तो ये इंटीग्रेशन लग गया। अब हमको पता है ये फाई टोटल फ्लक्स उसको रवि मौसिल के अतराफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरी कुर्रवी मौसिल के अतराफ ज़रब। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds, अभी नुक्ता P का हमको रकबा नहीं पूछ रहा, अब पूरे कुर्रे का हमको रकबा पूछ रहा था। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया जाब्ता, कुर्रे का जो रकबा होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब यहाँ स्मॉल r क्यों आया, क्योंकि अब गॉसियन सरफेस का गॉसियन सरफेस की हम बात कर रहे हैं, हम कुर्रवी मौसिल की बात नहीं कर रहे। अब कुर्रवी मौसिल के अतराफ
जो इमेजिनरी सरफेस है जिसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है, तो उस गॉसियन स्पेरिकल सरफेस का रकबा क्या रहेगा आप 4πr²। ठीक है, तो ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 3 को देखिए आप और इक्वेशन नंबर 5 को देखिए। इक्वेशन 3 जो है वो भी फाई की इक्वेशन है, देखिए ये भी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन है, और इक्वेशन 5 जो है ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही हमको इक्वेशन मिली। अब मसावत 3 और मसावत 5 का हम मुआवजा करेंगे, तो ये होगी मसावत 3 की लेफ्ट हैंड साइड, 5 की लेफ्ट हैंड साइड, और ये मसावत 3 की लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को हमने इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों भी क्या है फाई है। ठीक है, अब यहाँ से हमको किसके लिए जाब्ता पूछा गया था, ई के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमको क्या करना है, जाब्ता निकालना है। तो ये 4πr² जो जरब में है कहाँ चले जाएगा, तकसीम में, 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो बचेगा क्या, सिग्मा इंटू r² अपॉन r² इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे रियल जो हमारा कुर्रवी जिस्म था उसका रेडियस है, ये गॉसियन सरफेस का रेडियस है। ठीक है, आप डायग्राम में देखिए, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिली कुर्रवी मॉसिल के लिए, E इज इक्वल टू सिग्मा जरब r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²। अगर यही मॉसिल हमारा जो कुर्रवी मॉसिल है, अगर ये हवा के बदले किसी हवा या खला के बदले किसी और मॉसिल में होता है, तो ये फार्मूले को इस तरह से लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर k को ऐड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए वही फार्मूला लिखा हुआ है सेम, यहाँ पर k नहीं है, यहाँ पर k है। k यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि हमने क्या कंसीडर किए थे कि हमारा मॉसिल हवा या खला में है, और हवा या खला में k की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होती है। अगर ये किसी दीगर वास्ते में है, किसी दूसरे वास्ते में है, तब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको k की रखना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ बताया कि इस फार्मूले को हम अलग वास्ते के लिए हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे सवाल का जवाब हो गया कि कुर्रवी मॉसिल के बाहर या अतराफ जो बरकी मैदान होता है उसके बरकी मैदान की शिद्दत के लिए जाब्ता खस कीजिए। तो कुर्रवी मॉसिल के बाहर जो बरकी मैदान तैयार होता है तो उसकी जो बरकी शिद्दत होती है उसका फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू, आपको याद रखना है, सिग्मा r² अपॉन k एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। ठीक है, ये कैपिटल r² जो है ये हमारे कुर्रवी जिस्म का निस्फ कुत्र है, और ये जो स्मॉल r है ये हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसका निस्फ कुत्र है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं। ये तो हमारा यहाँ सवाल खत्म हो गया। ठीक है, हमको जो सवाल पूछा गया था। अब केस फर्स्ट आप क्या कंसिडर करते हैं हम कि स्मॉल r जो है गॉसियन सरफेस का जो निस्फ कुत्र है वो कुर्रवी जो जिस्म है हमारा उसके रेडियस की क्या है, मसावी, यानी नुक्ता P इसी सरफेस पर है, यानी यहाँ पर है, बहुत करीब है, यानी स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के, यानी ये P जो है ये क्या है, अगर यहाँ आता है, यहीं होता है, इसी नुक्ते पर होता है, इसी सरफेस पर होता है, तब हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ये केस फर्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं कि नुक्ता P हमारे मॉसिल के ऊपर ही है, तो हमारा जो कैपिटल R है वो किसके मसावी हो जाएगा, स्मॉल r के मसावी हो जाएगा। तब अब ये हमारा ये वाला फार्मूला कैसा हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा r² एप्सिलॉन नॉट। अब ये r की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल R, और उसका स्क्वायर, r से r कैंसल, क्या मिला हमको, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी बरकी सतही कसाफत है, और एप्सिलॉन नॉट हमारी खला या हवा की परमिटिविटी है। अगर किसी दीगर वास्ते में अगर ये रखा हुआ हो मॉसिल, तब यहाँ पर के आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ यही फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए ये होगा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए इधर, अगला क्वेश्चन भी दूसरा केस सेकंड रहेगा था। ये देखिए केस सेकंड, अगर नुक्ता P कुर्रवी सतह के अंदर मौजूद हो, यानी स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी हमारा नुक्ता P कहाँ हो, अंदर की तरफ हो मॉसिल के, तब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेंगी वो हमेशा C पर मिलेंगी हमको। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा बाहर की तरफ होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, और अंदर की तरफ अगर वो पॉइंट आ जाए तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए केस सेकंड में ये 0 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ स्मॉल r इज लेस देन है कैपिटल R, यानी हमारा पॉइंट P अंदर की तरफ है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है, गॉस के कानून का इस्तेमाल करते हुए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो बॉडी है वो चेंज हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अब बॉडी यहाँ पर कौन सी ली गई, यहाँ पर एक इंतहाई सीधे मॉसिल तार, इस्तेमानुमा तार है, जैसे पेंसिल है। ठीक है, अगर ये गोल है तो ये एक हमको इसको तार ही हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। और ये ऐसा तार है जो कि बहुत तवील है, इंतहाई तवील है, बहुत लंबा तार है। ठीक है,
तो उसके अतराफ तैयार होने वाली बरकी मैदान की बरकी हद्दत के लिए अब क्या करना है, ज़ाब्ता खस करना है। सेम क्वेश्चन है, जैसे हमको कुर्रवी बॉडी दी गई थी, अब हमको कौन सी बॉडी दी गई, एक हमको सीधा लंबा तार दिया गया है, ठीक है। उसके अतराफ में जो बरकी मैदान तैयार होगा उसकी बरकी शिद्दत के लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता अखज़ करना है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे हमने कुर्रवी मौसिल के लिए डायग्राम बनाए थे, सेम डायग्राम हमने यहाँ पर एक इस्तेवानानुमा हमारा जो तार है उसकी हमने शक्ल बनाई। तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लू पेन से, ये क्या है, हमारा एक तवील तार है, तवील इंतहाई तवील लंबा क्या है, तार है, ठीक है। इसकी लंबाई हम कैपिटल एन कंसिडर करते हैं, बहुत लंबा है ये, ठीक है। अब उसका भी रेडियस बता दिया हमने, इस्तेवानानुमा है, ठीक है। तो उसका रेडियस क्या है, आर है। उसके अतराफ में हमने गॉसियन सरफेस बनाई है, रेड कलर से जो दिख रहा है आपको, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसा मौसिल रहेगा वैसे उसका साया गिरेगा। तो अगर ये इस्तेवानानुमा मौसिल है तो इसका साया भी कैसा रहेगा, इसके अतराफ में जो बरकी मैदान रहेगा या गॉसियन सरफेस रहेगा वो भी इस्तेवाने की शक्ल में रहेगा, ठीक है। तो उसका जो रेडियस है ये इस्तेवानानुमा मौसिल का, जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस स्मॉल आर है। और जो हमारा रियल तार है इस सिलेंड्रिकल या इस्तेवानानुमा शक्ल में जो हमारा तार है, ये ब्लू कलर से दिया गया, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। वही हमने बाहर का जो गॉसियन सरफेस है उस पर नुक्ता पी कंसीडर किए, नुक्ता पी का जो छोटा सा रकबा है वो डी एस है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ई है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, थीटा इज इक्वल टू जीरो रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कसाफत का जाब्ता यूज किया जाएगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी का जाब्ता हमको इस्तेमाल करना है। जैसे हमने बरकी खती कसाफत, बरकी सतही कसाफत का जाब्ता यूज किए थे वहां पर, यहाँ पर हम बरकी खती कसाफत का क्या करेंगे, जाब्ता खस करेंगे। और सेम क्वेश्चन है पूरा, आप दोनों क्वेश्चन को रखिए आपके सामने और देखिए, सर ने सिर्फ ये जो फार्मूला ये वाला बरकी खती कसाफत इसको चेंज किए, ठीक है। और जो रकबे की बात की जाएंगी तो यहाँ इस्तेवाने का रकबा आ जाएगा, वहां पर कुर्रे का रकबा आया था, यहाँ पर किसका रकबा आएगा, यहाँ पर इस्तेवाने का रकबा आएगा। अगर आपको इस्तेवाने का रकबा पता है, बरकी खती कसाफत की तारीफ याद है और गॉस का कानून याद है तो आप ये सवाल कर सकते हैं, सेम है। अब देखिए वही लिखा हुआ है, फर्ज कीजिए कि एक इंतहाई तवील धाती तार के अर्जी तराशे का निस्फ कुत्र आर है ये, ठीक है। इस तार को मुस्बत बरकी बार क्यू से बरकाया गया, ये तमाम बरकी बार तार की लंबाई में यकसा तौर पर तकसीम हो जाते हैं, इसलिए इसकी बरकी खती कसाफत दर्ज झैल होंगी। अब बरकी खती कसाफत बराबर क्या होती है, बरकी बार बटे तार की लंबाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर बरकी खती कसाफत को सिग्मा से जाहिर करते हैं, वहां पर हमने यहाँ लेमड़ा से जाहिर करते हैं, वहां पर हमने सिग्मा से जाहिर किया था। यहाँ लेमड़ा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, क्यू अपॉन बरकी बार क्या है हमारा क्यू, और जो तार है हमारा इंतहाई लंबा उसकी लंबाई क्या है, कैपिटल एल। तो बरकी खती कसाफत लेमडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, बरकी बार बटे तार की लंबाई। यहाँ से भी हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, ये एल तकसीम में था, कहाँ चले जाएंगे, जरब में। तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिला, लेमडा इंटू एल, ये होगी इक्वेशन 1, सेम पहले की तरह। अब फर्ज कीजिए कि ये धाती तार हवा या खला में रखा हुआ है, ठीक है। तब गॉस का कानून क्या होता है अपना, फाई इज इक्वल टू हमेशा के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस लॉ है। के क्यों लिखा गया कि अगर हवा में है तो के की वैल्यू जाहिर सी बात है 1 हो जाएंगी, तो यही फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमेशा यही रहेगा हमारा, हवा या खला में रहेगा। तो ये फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आगे वही काम है, देखिए ये पेज है हमारा, सॉरी, क्यू इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करे, क्यू की वैल्यू निकाले, यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई था, क्यू को वहीं रहने दिया, एप्सिलॉन नॉट तकसीम में था, जरब में चले गए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया, 5 जरब एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 और 2 का मवाजना करेंगे क्योंकि दोनों भी क्यूब है, तो यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने इक्वेशन 2 से, और इक्वेशन 1 से ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। यहाँ से फ्लक्स निकालना है, फाई एप्सिलॉन नॉट जरब में है, तकसीम में चले जाएगा, इक्वेशन 3 मिल गई। अब ये हो गया हमारे ये वाले मौसिल के बारे में हमने डिस्कस किया, इसका हमने फ्लक्स निकाल लिया। अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसका हमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, दोनों फ्लक्स को इक्वल करना है और फार्मूला बना लेना है, सिंपल, ठीक है। अब हम गॉसियन सरफेस के बारे में बात करेंगे। ये हो गए हमारे रियल जो हमारा तार था उसके अतराफ हमने फ्लक्स निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ लिखे, फर्ज कीजिए कि धाती तार के मरकज से स्मॉल आर फासले पर एक नुक्ता पी है, ठीक है। इस नुक्ता पी पर बरकी हद्दत ई है और इस नुक्ता पी का छोटा सा रकबा डी एस है, तब नुक्ता पी पर बरकी निफास दर्ज झैल होगा। बरकी निफास बराबर क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, ठीक है। अब बैरूनी तस्वुराती इस्तेवाने की सतह पर जो बाहर का रेड पेन से ड्रॉ किया हुआ है, सतह पर तमाम नुकात
पर बर की हद्दत एक जैसी रहेंगी। यहाँ पर भी देखिए आप किसी भी नुक्ते पर ले आप कोई भी नुक्ता कंसीडर करो पी की तरह, तो उसके लिए स्मॉल आर जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर हर नुक्ते पर जो बर की हद्दत रहेंगी वो भी सेम रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेंगी, एक जैसी रहेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे अगर हमको उस मौसिल के अतराफ में जो बरकी मैदान तैयार हुआ उसका अगर हमको फ्लक्स पता करना है तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन लगा देना है, ये लगा दिए। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगाना है, लगा दिए। ठीक है, जैसे हमने पहले किए थे। अब टोटल फ्लक्स अगर मैं कंसिडर करूँ उस तार के अतराफ में क्या है, फाई मिला मुझे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रकबा दोनों एक ही सिमत में एक ही लाइन पर होते हैं, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों एक ही लाइन पर है तो उनके दरमियान कितने का एंगल रहेगा, 0 का। तो वही पहले की तरह cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, इक्वेशन 4, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। चलिए ठीक है, ई इंटू डी एस, ये होगी इक्वेशन 4। ठीक है, यहाँ से cos थीटा क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब ई मैंने क्या बोला आपको कि हर जगह एक जैसा रहेगा, इसलिए ई क्या है, कांस्टेंट है। तो ई को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, तो ये इंटीग्रेशन से ई बाहर आ गया। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन किसको लगेगा, सिर्फ रकबे को। अब हमको पता है कि इस्तेवाने का रकबा क्या होता है, 2 पाई आर एल। एल बोले तो पूरे तार की सीधा जो लंबा तार है हमारा उसकी लंबाई 2 पाई आर। ठीक है, ये हो गया इसका पूरा रकबा, किसका, जो हमारा तार है जो इस्तेवाने की शक्ल में है उसका ये क्या हो गया, रकबा हो गया। तो यहाँ पर हमने ये निकाल लिया, तो हमको फाई मिला ई इंटू 2 पाई आर एल, तो इक्वेशन 5 होगी। अब इक्वेशन 5 भी हमारी जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है और इक्वेशन 3 जो है वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है। दोनों का मुआवजा अगर करेंगे तो इक्वेशन 5 की लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हमको किसके लिए फार्मूला बनाना है, हमको ई के लिए फार्मूला निकालना है। तो ई को वहीं रहने दो, 2 पाई आर एल जो ज़रब में है वो कहाँ आ जाएगा, तकसीम में, ये आ गया। एल से एल क्या हो गया, कैंसल। यहाँ क्या बचा ऊपर, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। अब ये हवा या खला में नहीं है, अगर हमारा तार किसी दूसरे वास्ते में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा, यहाँ के, ये लिख दिए के। अगर हवा में है तो यहाँ के की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं, हमको 1 रहती। ठीक है, अगर दूसरे वास्ते में है तो ये फार्मूला, अगर हवा या खला में है तो ये फार्मूला। समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, ये बरकाए हुए इंतहाई तवील तार के अतराफ बर की हद्दत का ज़ाब्ता है। ये सवाल का आंसर हमारा हो गया। ठीक है, केस फर्स्ट पहले की तरह है सेम। ठीक है, केस फर्स्ट, अगर बर की खती कसाफत मुस्बत हो, यानी लैम्डा जो है बर की खती कसाफत जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 हो, तब बर की हद्दत हमेशा बाहर की तरफ अमल करती है, जैसा कि हमारी डायग्राम में कर रही थी। क्योंकि वहाँ पर लैम्डा जो था, बर की खती कसाफत जो थी वो 0 से क्या थी, ज़्यादा थी। अगर बर की खती कसाफत अगर 0 से छोटी हो, लैम्डा इज लेस देन 0, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेंगी वो अंदर की तरफ रहेंगी। यानी अगर किसी बॉडी पर मनफी बर की बार हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन रहेगा वो अंदर की तरफ रहेगा। अगर किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन रहेगा वो बाहर की तरफ रहेगा। तो उम्मीद करता हूं मैं कि गॉस लॉ की जो 2 एप्लीकेशन है, एक हमने कुर्रवी मौसिल के लिए लिए और एक हमने तवील लंबे तार के लिए हमने उसके अतराफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किए, जो कि दोनों भी सेम है, सिर्फ हमको इसके रकबे याद करना है और बर की सतह कसाफत और बर की खती कसाफत और गॉस लॉ, ये 3 की मदद से सेम मेथड से हमको ये दोनों क्वेश्चन को याद कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज, थैंक्स।